हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, ये है दोस्तों, क्या लिखा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब वही जो मैंने अभी लिखा था, उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो सब हम लोग बिना देरी के जो है स्टार्ट कर देते हैं। पहला सवाल हम लोगों का क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, 21, इनका हम लोगों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, संख्याओं के अभाज्य, ध्यान रहे आप लोगों को अभाज्य लिखना है। ठीक है, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड मतलब बिल्कुल हम लोगों ने उसको एकदम काट के एकदम छोटी से छोटी संख्या रख दी है कि जो अब जो है आगे कटेगी नहीं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं। ठीक है, और गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो है केवल उस संख्या को तोड़ दिया है, आगे भी तोड़ी जा सकती है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, सभी को जो है अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि HCF और LCM दोनों निकालना है। अगर एक चीज निकालनी होती तो हम लोग क्या करते, एक ही साथ में निकाल लेते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 15 का निकालेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 21 का निकालेंगे। मैं आप लोगों को केवल ये दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 बराबर क्या होता है, पहले 2 छक 12 हो गया, उसके बाद में 2 त्याई 6 हो गया, फिर 3 एकम 3। ठीक है, 15 का क्या होगा दोस्तों, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद 21 का क्या होता है, 3 सत्ते 21, फिर 7 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, और दोस्तों 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, और 21 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7। ठीक है, 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। क्या, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर LCM। ठीक है, LCM लिखेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है, लेकिन इन किसी में 2 नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो 1 कॉमन है, सभी में 1 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 2 किसी में नीचे वाली में नहीं है, तो 2 नहीं है। चलिए यहाँ पर 3 देखते हैं, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्तों, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, इन दोनों को एक एक बार लिख लिया। ठीक है, अब जो संख्याएं बची हैं दोस्तों उन सभी को लिख लेंगे। ठीक है, LCM में क्या होता है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी छोड़ते नहीं। ठीक है, तो 2 गुणे 2 5 गुणे 7। ठीक है, क्या लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इतनी हम लोगों की संख्या मिलेगी। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 3 हमने लिख लिया है और 1 लिख लिया है, 3 और 1 हो गया, फिर 2 2 5 7, 2 2 5 7 बचा है। ठीक है, अब इसका हम लोगों को क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, कभी भी LCM हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को आगे क्या फर्ज बनता है कि ब्रैकेट में उन संख्याओं को भी लिखें जिनके LCM हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आदत की वजह से सभी जो है मजबूर हैं और ये सब चीजें नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एकदम अगर अच्छे से लिखना चाहें तो उन संख्याओं को भी ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ठीक है, एक ही बार में इन लोगों का हम लोग गुणा कर लेते हैं, देखते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 हो गया, 60 गुणे 7। ठीक है, तो 6 सत्ते 42, यानी कितना हो गया, 6 सत्ते 42, 420 हो गया। ठीक है, LCM यहाँ पर हो गया, LCM किसका किसका, 12 15 21। ठीक है, आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कितना आ गया, 420 आ गया। और उसके बाद में दोस्तों HCF हम लोग क्या करेंगे, HCF बराबर केवल उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे जो कॉमन होंगी, उसके अलावा कुछ भी संख्या हम लोग नहीं लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और 1। ठीक है, तो 3 गुणे 1, तो इसका दोस्तों HCF कितना आ गया, 3।
ठीक है, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आ गया। ठीक है, यहाँ भी हम लोग यही लिख सकते हैं HCF, उसके बाद उन संख्याओं को 12, 15, 21। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना था, HCF और LCM ही निकालना था, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पूछा गया है पहले HCF और बाद में LCM, तो आप लोगों का फर्ज ऐसे बनता है कि संख्याओं का ऐसे लिखेंगे, संख्याओं का HCF बराबर 3 और LCM बराबर कितना है, 420 है। ठीक है, ये असलियत में आंसर इस तरीके से पूरा होगा। ठीक है, तब आप लोगों को ये कोई भी एग्जामिनर चेक कर रहा हो तो ये जान जाएगा, यहाँ एक एक चीज नहीं चेक करनी होगी, यहाँ देख लेगा और उस व्यक्ति को पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कौन सा, 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29। ठीक है, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29, इनका क्या करना है, इनका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोगों को LCM और HCF निकालना है। ठीक है, अब आप लोगों को जो इतनी देर से मैं 1 1 लिखते आ रहा हूं, यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों हम लोग लिखते हैं संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है पूरे वीडियो के साथ में बने रहेंगे प्लीज। आप लोगों को दोस्तों वो क्वेश्चंस जो कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे, जैसे कि आप लोगों का जो है एक क्वेश्चन है, 5वां वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां वाला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस जो है आप लोगों को टीचर्स केवल ऐसे ही बता देते हैं, उसको समझाते नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। उन सभी संख्याओं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएगा। और दोबारा अगर उस तरीके की कोई भी क्वेश्चन, उस तरीके का कोई भी सवाल आता है, तो आप लोग उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और उसको समझदारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं यहाँ पर क्या लिखना है, आप लोग सभी जानते हैं। देखिए, अगर 17 के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो 17 जो है एक ऐसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या, ये स्वयं से कटती है। ठीक है, उसी तरीके से 23 जो है दोस्तों, ये भी एक जो है अभाज्य संख्या, ये स्वयं से कटती है। और 29 जो है, ये भी दोस्तों जो है एक अभाज्य संख्या, ये भी स्वयं से ही कटती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 17 बराबर 17 गुणे 1 और 23 बराबर हम लोग लिख लेंगे दोस्तों 23 गुणे 1 और 29 बराबर हम लोग लिखेंगे 29 गुणे 1। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले क्या निकालना है हम लोगों को, LCM निकालना है और HCF निकालना है। ठीक है, तो LCM, ठीक है, LCM किन किन संख्याओं का, 17, 23 और 29। ठीक है, कामा लगा के लिखेंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं, केवल 1 कॉमन है, तो 1 लिख लेंगे, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, क्योंकि LCM में कोई भी संख्या छोड़ी नहीं जाती है। ठीक है, फिर बराबर क्या आ जाएगा, हम लोगों को आपस में सभी संख्याओं का गुणा कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर मान लीजिए रफ कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 23 गुणे 17 कर लेंगे। तो ठीक है, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 सेम आएगा। ठीक है, तो 1 6 3 9 2 1 3, 391 आ गया। अब 391 यहाँ तक गुणा हो गया है तो 29 का। ठीक है, तो 391 में 29 का गुणा। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27 और 8, 8 7 15, 27 8 35। ठीक है, 27 8 35 हो गया। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद में 2 एकम 2 आ गया, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 हासिल 7, ठीक है। 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, 8 5 13 के 3, 7 3 10 और 1 हासिल 11, ठीक है। तो 11 3 3 9, ठीक है। 11 3 3 9 ये हम लोगों का क्या हो गया, LCM हो गया, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों HCF हम लोग निकालेंगे। तो HCF दोस्तों क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन हो केवल वही लिखी जाती हैं, ठीक है। HCF आप कितना है यहाँ पर, 17 है, 23 है और 29 है, ठीक है। तो जो संख्याएं कॉमन होती हैं वही लिखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी तक जो है एक को ढोते हुए इसीलिए लाया है, हम एक को ढोते हुए इसीलिए लाए हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझा सकें कि जिन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है वहां पर हमेशा 1 होता है, क्योंकि हर अभाज्य संख्या को एक जरूर काटता है, ठीक है। हर अभाज्य संख्या स्वयं से या तो कटती है या तो 1 से कटती है, ठीक है, या तो नहीं। दोस्तों हर अभाज्य संख्या स्वयं से और 1 से कटती ही कटती है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए इन सभी संख्याओं में एक कॉमन है, इसलिए इनका HCF क्या है, 1 है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों का जो है अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25। इसको आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, चाहे तो आप लोगों को मैं बता दूं, नहीं तो कहेंगे कि बताए नहीं सर, ठीक है। तीसरा क्या है, 8 9 और 25, 8 कामा 9 और 25, ठीक है। अब दोस्तों 8 का हम लोग कर लेते हैं। तो 8 का क्या होगा, 8 का गुणनखंड क्या होगा, इसी तरीके से आप लोगों को करना है। मैं केवल आप लोगों को शॉर्टकट में बताता हूँ। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे 1 आ जाएगा। और 9 का क्या होगा दोस्तों, 9 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 1 आ जाएगा। और 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। दोस्तों इन सभी संख्याओं का LCM क्या हो जाएगा, LCM 8 9 25 का क्या हो जाएगा। तो जो संख्याएं कॉमन होगी उनको लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 है लेकिन 2 किसी में नहीं है, यहाँ पर 3 है लेकिन 3 और किसी में नहीं, 5 है 5 और किसी में नहीं, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है। तो 1 लिख लेंगे, गुणे जितनी संख्याएं हैं सबको हम लोग सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, ऊपर 3 बार था लिख लिया, ठीक है। 3 बार था, तीनों बार लिख लिया। उसके बाद में नीचे 3 गुणे 3 2 बार है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 5 गुणे 5 जो है 2 बार है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 ते 12 120, ठीक है। 120 यहाँ पर हो गया और गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 ते 4 ते 12 120, और ये 3 और ये 5 छोड़ दिया था मैंने, तो ये लिख लिया, ठीक है। यानी हो गया 120 गुणे 15, ठीक है। 120 गुणे 15, ठीक है। इसको हम लोग सीधा ही डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 15, तो 15 दहाइयम ऐसे कर देता हूँ, 15 दहाइयम 150 और उसके बाद में 15 दूनी 30, ठीक है। कितना हो गया, 180 हो गया और एक जीरो यहाँ पर पहले से था, तो दोस्तों ये हो गया 1800, ठीक है। 1800 हो गया हम लोगों का LCM। और HCF दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, तो HCF इन संख्याओं का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आप लोग उसी भाषा में लिख लेंगे कि दी गई संख्याओं का LCM इतना और HCF इतना है, वहां पर आगे जो है आंसर लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है। चौथा तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस आप लोगों के केवल 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं, आप लोगों का ये सारा जो है चैप्टर फाइनल हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है HCF ऑफ, अभी मैंने कैसे लिख के बताया था कि मतलब किन किन संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं या किन किन संख्याओं का LCM निकाल रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया HCF ऑफ इतना बराबर 9 दिया है, ठीक है। LCM ऑफ इतना ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों इन संख्याओं का क्या दिया गया है, HCF दिया गया है और हम लोगों को LCM निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इन संख्याओं का अलग जो है गुणनखंड विधि से LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो हो गई वो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अगर संख्याओं का जो है LCM केवल निकलवाना होता, मतलब जिसने ये प्रश्न पूछा है तो उसे केवल लिख दिए होते कि केवल इन संख्याओं का LCM निकालिए, लेकिन HCF पहले से दिए हैं, इसलिए ये जो है दूसरे तरीके से आप लोगों से निकलवाना चाहते हैं। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। LCM गुणे HCF, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657, ठीक है, बराबर LCM हम लोगों को निकालना, LCM गुणे HCF क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को LCM निकालना है तो LCM को इसी तरफ रखेंगे और इस 9 को जो है बराबर के इस तरफ लाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को एक नियम बता देता हूं, अगर कोई भी चीज मतलब दो तरीके से दिया होता है, ठीक है। कुछ संख्याएं बराबर के इस पार होती हैं, कुछ संख्याएं बराबर के इस पार होती हैं, ठीक है, अलग अलग चिन्हों के साथ में होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या को बराबर के इस पार से उस पार ले जाना है या उस पार से इस पार लाना है तो उसके थोड़े से नियम है दोस्तों। क्या नियम है, अगर किसी संख्या के साथ में अगर कोई संख्या बराबर के इस पार में गुणे में है, इस पार आएगी भाग में हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर इस पार कोई संख्या गुणे में है, इस पार जाएगी तो भाग हो जाएगी, ठीक है। यानी जो संख्या बराबर के किसी भी तरफ गुणे में दी होती है, अगर उसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो भाग में हो जाती है, ठीक है। इसका उल्टा, अगर कोई संख्या एक तरफ भाग में दी गई है, दूसरी तरफ ले जाना है तो वो गुणे में हो जाएगी। मैंने क्या कहा, अगर कोई संख्या एक तरफ भाग में दी गई है, उसको दूसरी तरफ ले जाना है तो वो गुणे में हो जाएगी। अब इसमें से इस तरफ से भी हो सकती है, उस तरफ से, किसी भी तरफ की संख्या दूसरी तरफ ले जा सकते हो, इधर की इधर या इधर की इधर ले जा सकते हो। केवल आप लोगों को नियम का ध्यान रखना है, अगर गुणे में होगी तो इधर जाएगी भाग में हो जाएगी, अगर भाग में होगी तो इधर जाएगी गुणे में हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोस्तों कोई संख्या इधर जोड़ में है यानी प्लस में है तो इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और अगर कोई संख्या इधर जो है माइनस में है तो इधर जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इधर से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 9 जो है क्या है, गुणे के साथ में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657, इधर गुणे में तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर 9 है दोस्तों, ये संख्या 9 है, बराबर LCM, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग काट देते हैं। कैसे काटेंगे दोस्तों, 9 कम 9, 9 त्रिक 27 और 3 30, यानी 3 यहाँ पर बचा, 6 36 हो गया, 9 चौक 36, ठीक है। 9 त्रिक 27, 3 30, 3 बचा और 6 3 और 6 36 हो गया, 9 चौक 36, यानी ये संख्या कट गई। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, 657 का 657 गुणे 34 जो है करना है। अभी मैंने बताया इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मैंने जो है गलती से आगे पीछे लिख दिया, लेकिन इसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बराबर LCM, ठीक है। LCM इतना आ जाएगा, इसको गुणा कर लेना है। हम लोग यहाँ पर रफ कार्य कर लेते हैं, 6 5 7 गुणे 3 4, ठीक है। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 को 2 हासिल 2, 4 6 24 25 और 26, ठीक है, 26 हो गया। सॉरी यहाँ पर लाइन नहीं खींचना था दोस्तों,
3 सते 21 के 1 हासिल 2, ठीक है। 3 पचे 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, ये काट दिए। 3 छक्का 18 और 1 19, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हो गया, 9 2 11 और 1 हासिल 12 के 2 हो गया, 1 और 1 हासिल 2, ठीक है। 22 33 8, तो कितना आ गया 22 33 8, ठीक है। दोस्तों इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया, इतना हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 22 33 8, ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों हम लोगों का 5वां क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद है आप सभी लोग इसको देख रहे होंगे। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हम लोगों को क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न, कि ये हम लोग को चेक करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n जो है 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। अब आप लोगों को मैं क्या समझाना चाहता हूं, प्रश्न जो कह रहा है उसको एक बार मैं समझा दे रहा हूं, सॉल्यूशन अभी मैं आप लोगों को आगे लिखूंगा, ठीक है। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है दोस्तों कि n की कौन सी वैल्यू, अगर n की कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि 6 पावर n में 6 पावर n में क्या n की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको रखने पर यह संख्या 0 पर समाप्त हो। दोस्तों मैं आप लोगों को ये प्रश्न समझाने के लिए लिख रहा हूं, अभी आप लोगों का सॉल्यूशन या कैसे सॉल्व करना है ये नहीं बता रहा हूं, ठीक है। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों, प्रश्न ये पूछ रहा है कि 6 के पावर n में, यानी 6 के पावर n में, यानी इस जगह पर n की जगह पर, ठीक है, n की जगह पर क्या कोई ऐसी संख्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, n की जगह पर कोई ऐसी संख्या रख दें कि ये जो संख्या है 0 पर समाप्त हो। यानी क्या हो दोस्तों, पूछ रहा कि 6 के पावर 1 रख दें, या 6 के पावर 2 रख दें, या 6 के पावर 3 रख दें, 6 के पावर 4 रख दें, मतलब इनमें से क्या रख दें कि क्या कभी ये 0 हो जाएगी, कभी जो है 0 हो जाएगी। यानी ऐसा कभी आएगा 60 आएगा, या ऐसा कभी आएगा 3 6 0 आएगा। यानी जो ये संख्या दी गई है ये लास्ट में 0 पर समाप्त होगी, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं केवल आप लोगों को ये उदाहरण के लिए दिया हूं कि क्या ये संख्या कभी 0 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों एक बार मैं इसको जो है देख लेता हूं, ठीक है। क्या देखूंगा, 6 के पावर 1 होगा तो क्या होगा, 6 ही आएगा। 6 के पावर 2 यानी 6 गुणे 6 होगा, यानी 6 6 36 होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 6 36 छक्का 216 हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, इसी को 6 पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखते हैं तो इसकी वैल्यू दोस्तों हम लोगों को मिलेगी 1296, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक पैटर्न 6 के पावर के बारे में, कि 6 के पावर में कोई भी संख्या रखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लास्ट में जो है अंक, लास्ट वाला अंक 6 ही आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल क्या पूछना चाह रहा है कि
क्या कोई ऐसी संख्या n की जगह पर, यानी इसके पावर में कोई ऐसी संख्या रख दूं जिससे जो है इसकी वैल्यू लास्ट में 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने जो है यहाँ पर गुणा करके बता दिया, लेकिन आप लोग जानते नहीं, हो सकता है कोई ऐसी संख्या हो जो इसकी जगह पर 1000 रखने पर 0 आ जाए। ठीक है, ये तो आप लोग जानते नहीं है, ना मैं ही जानता हूं, इतनी बार ना तो गुणा करके चेक कर पाएंगे। तो इसी चीज को चेक करने के लिए, इसी चीज को बताने के लिए एक रूल है, एक नियम है। ठीक है, वैसे दोस्तों इसमें 0 कभी नहीं आएगा, इसका लास्ट अंक 0 कभी नहीं आएगा, लेकिन एक नियम होता है जो हम लोग को इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों वो नियम क्या है, हम लोग अब यहां से जो है सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे या इसका हल लिखेंगे इस प्रश्न का। ठीक है, हल क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है इसको दोस्तों आप लोग अपनी भाषा में भी जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये बहुत सरल भाषा आप लोगों के लिए लिखा हूं, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ इसके कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या लास्ट में हम लोग चाहते हैं कि किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, जैसे 3 6 0। ठीक है, या 5 2 0। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड, यानी जो अभी हम लोगों ने गुणनखंड किया है उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 पंचे 10, दोनों का गुणा करके ही ये 0 संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, कम से कम एक बार आना ही चाहिए ये। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, लेकिन हम देखते हैं कि 6 पावर n जो है, हम देखते हैं कि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो है कितना है दोस्तों, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों, 2 गुणे 3। यानी 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और पावर n जो है पहले से जैसा है वैसा ही हम लोगों ने बरकरार रखा है, यानी 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 पावर n। ठीक है, ये है। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर गुणनखंड में संख्या जो है 5 नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या हो दोस्तों, यहाँ गुणनखंड में जो संख्या 5 है वो एक भी बार नहीं है। ठीक है, यही लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर गुणनखंड में संख्या 5 एक भी बार नहीं है। एक भी बार नहीं। ठीक है, मतलब दोस्तों क्या लिखा है, कम से कम एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए, लेकिन एक भी बार नहीं। देखिए 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 2 तो है दोस्तों, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, अतः दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे फाइनल, अतः यह संख्या n के किसी भी मान के लिए
कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्रश्न का अगर हम लोग सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को वो प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। प्रश्न में हमसे जो पूछा जा रहा होगा अगर उसको हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग सॉल्यूशन आसानी से लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न में यही पूछना चाह रहा था कि 6 के पावर n में n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको रखने पे जो है यह संख्या जीरो पर समाप्त हो। ये लास्ट में जीरो है, जैसे 360, 520 यानी जीरो लास्ट में है। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी संख्या अगर जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो क्या होना चाहिए उसमें उसमें उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 पंच 10, तभी वहां पर जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग 6 पावर n का अगर अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो केवल 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 5 है ही नहीं है, ठीक है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 2 गुणे 3 से तो कभी 10 नहीं बनेगा, यानी कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 एक भी बार नहीं, इसलिए यह संख्या n के लिए जो है किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त कभी भी नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज एकदम समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम ढंग से अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों को इसी तरीके से हर क्वेश्चन का जो है तोड़ निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग जो है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। यानी ये संख्याएं भाज्य संख्या ही, इसने पहले ही बता दिया है, लेकिन ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों एक किनारे क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस संख्या है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे, अगर ये दोस्तों प्लस में नहीं होता, कोई भी चीज अगर यहाँ पर प्लस में नहीं होता तब तो हम ऐसे ही बता देते, ठीक है। लेकिन पहले इसको हटा के हम लोगों को ये तो जानना पहले ये संख्या क्या है, ठीक है, इकट्ठा ये संख्या क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 13 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और जो है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, +1, ठीक है। 13 यहाँ से चला गया तो यहाँ पर 1 बचा है, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख लेंगे 13, यहाँ पर कॉमन पहले से, 7 गुणे 11 गुणे 1, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे इसमें तो 77 ही आएगा, +1, ठीक है। तो दोस्तों 13 गुणे 13 जो है, अगर ब्रैकेट होता तो उसकी जगह पर हम लोग हटा के गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। तो 13 गुणे 77 और 1 78 हो गया, ठीक है। 13 गुणे 77 और 1 78, ठीक है। तो दोस्तों इन अगर कोई भी संख्या होती है तो उसका जो है एक अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 1 भी होता है, ठीक है। 1 भी एक उसका अभाज्य गुणनखंड होता है। इसको मैंने अलग से लिख दिया है, आप लोग ध्यान देंगे। हर संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 1 जरूर होता है, ठीक है। वो संख्या स्वयं होती है और 1 भी होता है उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या पढ़ा है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल और केवल यानी सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। क्या 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, या पहला क्या हो गया 1 और दूसरा वो संख्या स्वयं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं 3 गुणनखंड है, ठीक है। 1 है, ये है और ये, इन 3 संख्याओं का ये गुणनखंड है। यानी लिखेंगे क्योंकि इस संख्या के
दो से अधिक अभाज्य। अभी दोस्तों हम लोग चाहें तो 78 को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर और अन्य जो है अभाज्य गुणनखंड और मिलेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभी ये तो कटते कटते और छोटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है? जब उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। 2 से अधिक का मतलब दोस्तों हर संख्या का जो है एक तो एक फैक्टर होता ही है, यानी 1 तो एक जो है गुणनखंड होता ही है, और दूसरा वो संख्या स्वयं भी होती है अपना गुणनखंड। उसके अलावा अगर कोई अन्य गुणनखंड मिल जाता तो वो संख्या क्या हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या केवल वही होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसमें भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पर 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 5 ऐसे लिख लेंगे, 7 छक 42, या ऐसे कर लेते हैं 2 3 6 चौक 24 और 7 छक 42, ठीक है, 42 गुणे 24 और यहाँ पर +1, ठीक है। अभी इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 42 गुणे 24 कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। तो 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, 1008 आ गया, ठीक है। तो 1008 +1 और यहाँ पर जो है 5 बाहर पहले से ही है। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बराबर हम लोग लगाते आएंगे, 1009 हो जाएगा, 1009, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक इसका जो है इस संख्या का एक गुणनखंड 5 है और एक 1009 है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट मैंने लगा दिया है जो कि जरूरत नहीं थी, और इसका 1 भी एक जो है गुणनखंड या फैक्टर होगा, क्योंकि हर संख्या का फैक्टर 1 एक होता ही है, ठीक है। अगर 1 नहीं दिया है तो 1 भी एक फैक्टर हर संख्या का होता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों इस संख्या में भी जो है यही सेम चीज लिख देंगे, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दोस्तों अपने चैप्टर का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ से हम लोग जो है अपना जो है पहला चैप्टर यानी पहली प्रश्नावली का 1.1 जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। दोस्तों कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार का मतलब होता है जो दोस्तों वृत्त हो, यानी एकदम वृत्त को गोला नहीं बोल सकते हैं, एकदम जो है ऐसे गोल जो है पथ यानी रास्ता बना हुआ, ठीक, किसी मैदान के चारों ओर, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर, अगर कोई व्यक्ति जो है इस मैदान का एक चक्कर लगाता है, सोनिया है, ठीक है, तो सोनिया को क्या है 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को क्या लगते हैं 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। दोस्तों सोनिया को अधिक समय लग रहा है और रवि को कम समय लग रहा है, क्योंकि सोनिया जो है स्लो चलती होगी या स्लो दौड़ती होगी, और रवि थोड़ा सा तेज चलता या दौड़ता होगा, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है? वे दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए इसी स्थान से एक ही समय पर, यानी टाइम एकदम बिल्कुल घड़ी से देख करके,
और उसके बाद में एक ही दिशा में मान लीजिए कि इधर चलना जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर चलना जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये सोनिया है और ये रवि है, ठीक है, दोनों स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। हम लोग को ये बताना है कि वो अपने शुरुआती स्थान यानी इस स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग जानेंगे कि दोबारा वो कब मिलेंगे, इसको कैसे पता करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बहुत से टीचर बता देते हैं कि इसका जो है एलसीएम निकालना है, एलसीएम से पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि एलसीएम ही क्यों निकालना है, इसका एलसीएम ही क्यों निकालना है। तो इसका जवाब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए सोनिया जो है स्लो चलती है और रवि जो है तेज चलता है, ठीक है, रवि तेज चलता है, ठीक है। ये है अपना रवि भाई और ये है सोनिया जी, ठीक है। तो रवि दोस्तों जब तक एक चक्कर लगा लेगा, मान लीजिए रवि यहाँ पर एक चक्कर लगा ले, लेकिन सोनिया जो है वो अभी यहीं पर पहुंची है, ठीक है। फिर दोबारा जो है जब तक रवि यहाँ पहुंचेगा तब तक सोनिया जी यहाँ से पार करके यहाँ आई होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में रवि यहाँ निकल आया तब सोनिया जी जो है यहाँ पर आई, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे होता रहेगा। लेकिन जो है कभी ऐसा होगा कि ये जो है सोनिया जी अपना एक चक्कर, क्योंकि ये स्लो चल रही है तो कई ऐसे चक्कर जब होंगे तो सोनिया जी एक चक्कर, कभी ऐसा होगा कि एक चक्कर पूरा पीछे हो जाएंगे, ठीक है, पूरा एक चक्कर पीछे हो जाएंगी और जो है किसी एक समय पर जो है वो अपनी प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। दो गोला लेते हैं, ठीक है, दो गोला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, एक में क्या है अपना रवि भाई जो है चल रहा है, यहाँ पर रवि है, और दूसरे में जो है इसी स्थान से देखिए दोस्तों ये दोनों गोले बिल्कुल बराबर हैं। यही वाला गोला मैंने दो जगह पर छाप दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो सोनिया जी चलती हैं, तो सोनिया जी क्या करेंगी, 18 मिनट में एक चक्कर लगाती हैं। तो पहला चक्कर क्या का पूरा होगा इनका, पहला चक्कर इनका जो है 18 मिनट में पूरा होगा, ठीक है। फिर दूसरा चक्कर पूरा करने में क्या हो जाएगा, समय इनका कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा चक्कर ये कब पूरा करेंगे, जब 54 मिनट पूरा हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 यानी 18 का ये जो है मल्टीपल जब होगा तभी तभी ये अपना एक चक्कर पूरा कर पाएंगे, ठीक है। पहला चक्कर जब 18 मिनट पूरा हो जाएगा, फिर 18 का जब मल्टीपल यानी 36 आएगा दुगना, तब ये पूरा करेंगे, फिर 54 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपना रवि भाई जो है ये कब पूरा करेगा, क्योंकि 12 मिनट में ये करता है, तो पहला चक्कर ये 12 में लगाएंगे। उसके बाद में जब दूसरा चक्कर पूरा करेंगे तो इनका टाइम कितना बीत चुका होगा, 24 मिनट। उसके बाद तीसरा चक्कर लगाएंगे तो इनका कितना मिनट हो चुका होगा, 36 मिनट। चौथा चक्कर लगाएंगे तो 12 चौक 48 मिनट हो चुका होगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये जो है अपना चक्कर लगाते रहेंगे और इतने इतने टाइम पर जो है अपना चक्कर पूरा करते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि समय का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, समय का जो है यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है, यानी इतने में पूरा करेंगे फिर इसके गुणे में, फिर इसके गुणे में, ऐसे ये भी इतने पूरा करेंगे फिर इसके गुणे में, फिर इसके गुणे में, फिर इसके गुणे में, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बार जब मिलेंगे वही हम लोग को पता करना। तो दोस्तों हम लोगों को इन दोनों में से चेक करना है कि सबसे पहला कौन सा समय समान है। तो दोस्तों यहाँ पर 36 जो है ये समय जो है दोनों लोगों का समान है, यानी जब 36 मिनट पूरा होगा तो ये दोनों जो है भाई साहब मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समय का मल्टीपल हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 18 में पूरा करेंगे फिर 36 में फिर 54 में, ठीक है, तो मल्टीपल हो रहा है। उसके बाद में कॉमन यानी कि समान समय पर जब मिलेंगे, यानी पहले ही स्थान पर जब दोबारा मिलेंगी, यानी लिस्ट यानी सबसे पहली बार, ठीक है। यानी हम लोग को वही पता करना है कि सबसे पहली बार जो है वो लोग अपने प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन यानी सबसे छोटा कॉमन, यानी सबसे पहला वाला संख्या या सबसे पहला वाला समय जब कॉमन होगा दोनों लोगों के लिए, और मल्टीपल क्योंकि यहाँ पर इसलिए दोस्तों ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM होगा, ठीक है।
तो इसलिए दोस्तों इन संख्याओं का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना रामायण जान लिए हैं और इसको सीधा सीधा, ये केवल समझाने के लिए मैंने बताया, आप लोग चाहें तो दोनों संख्याओं का डायरेक्टली, ये थोड़ा बड़े लेवल का मैंने बता दिया आप लोगों को। क्या करना है आप लोगों को, 12 और 18 का जो है एलसीएम ऐसे सीधे सीधे साथ में निकाल लेना है। दोस्तों आप लोग एक से अधिक संख्याओं का कभी भी एक ही चीज निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो हम लोग जो है साथ में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 9 18। ठीक है, कामा लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों 2 3 6, ये 9 नहीं कटेगा तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर हम लोग जो है 3 से काटेंगे, 1 ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर 3 एकम 3। ठीक है, अब दोस्तों इन लोगों का एलसीएम क्या आया, एलसीएम किसका किसका, 12 कामा 18 का क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। ठीक है, 36 मिनट। ठीक है, क्योंकि मिनट में ये दोनों चल रहे थे, मिनट में लगा रहे थे, इसलिए दोस्तों जब 36 मिनट होगा पूरा तब दोनों लोग ये जो है अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये पूरा चैप्टर का सवाल जो है समझ में आया होगा, यानी प्रश्नावली 1.1 ये जो है आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है दोस्तों, A to Z कुछ भी डाउट है, तो आप लोग उसको बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो है इसको लाइक भी करिएगा और मेरा सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के और वीडियोज बना पाऊँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अपने, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।